ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था वेपर प्रेशर देखा था, वो भी दो लिक्विड के सॉल्यूशन का देख लिए थे, है ना। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, दोनों ही वोलेटाइल थे। एक बार रिवाइज करना क्या क्या था। दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट थे, P1 P2 उनके इंडिविजुअल प्रेशर थे, दोनों को ऐड करके P टोटल आ रहा था। और यही हमने एक नया लॉ पढ़ा था, दैट वाज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ डील्स विद द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, कि उनका वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी। तो किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स अपॉन कि आपने वो लिक्विड लिया कितना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। तो ऐसी दो लिक्विड होगा तो सेकंड का भी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के अपन ने कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था, उनका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, जब वो अकेले होंगे तब उनका क्या वेपर प्रेशर है वो हमने मल्टीप्लाई किया था। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन आए थे P1 P2 के, फिर दोनों को ऐड कर दिए थे तो टोटल आ गया था। इसका ग्राफ याद है, कल ही तो देखे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा बच गया हमारा, सॉलिड इन लिक्विड वाला, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, डाले हेडिंग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, डाल लीजिए हेडिंग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लास्ट क्लास में हमने देखा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, अब इसमें होने क्या वाला है समझिए। वहां तो क्या था, दोनों ही लिक्विड थे, दोनों ही वोलेटाइल चीज थी, तो दोनों के वेपर्स निकल रहे थे। बट अब यहां पे थोड़ा सा अलग केस रहेगा, है ना। अब क्या हो रहा है, जब तक सॉल्वेंट अकेला था तब पूरा का पूरा सरफेस में राज किसका था, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का। तो आराम से वो वेपराइज हो पा रहे थे और बहुत सारे वेपर बन रहे थे। पर अब जब आपने उसमें कुछ सॉल्यूट डाल दिया, लेट्स से आपने नमक डाल दिया, आपने शक्कर डाल दी, दोनों ही नॉन वोलेटाइल होते हैं, वो घुल भी गए। नाउ सरफेस में कुछ जगह सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ने भी ले ली। अब ये जो ग्रीन डॉट्स आप देख पा रहे हैं किसके हैं, सॉल्यूट के हैं। तो अब थोड़ी सी जगह उन्होंने ले ली, अब वो खुद तो इवेपोरेट हो नहीं रहे हैं और उस जगह से सॉल्वेंट को भी इवेपोरेट होने नहीं दे रहे हैं। तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ऊपर आए हैं वो कितने कम है। ये वेपर है ना, तो यहाँ पे 4 वेपर ही दिख रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेपर्स हैं। कहने का मतलब सॉल्यूट, एक सॉलिड सॉल्यूट या यूं कह लो नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर कम हो गए। वेपर प्रेशर किसके कारण हो रहा है, वेपर से कारण हो रहा है। जितने ज्यादा वेपर्स उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, पर यहां तो वेपर्स ही कम हो गए तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को अपन पी नॉट बोलेंगे, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट बोलेंगे, पर जैसे ही आपने इसमें सॉल्यूट डाला उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे क्या। और इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, क्योंकि कम हुआ है ना, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छे भले सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट को ऐड करके ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम कर दिया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखेंगे इन द सॉल्यूशन, लिखिए जो मैं आपको समझा चुका हूं उसी को लिख रहे हैं। इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। In the solution the surface has both solute and solvent, है ना। जब तक सॉल्वेंट था तो सरफेस में सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट था, पर अब तो सॉल्यूशन बन चुका है ना, तो सरफेस में सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट भी होगा। तो इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उससे जो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस है कवर्ड बाय सॉल्वेंट वो कम हो जाएगा। पहले सॉल्वेंट इतनी जगह ले रहा था, अब और कम जगह ले रहा है सरफेस के ऊपर, क्योंकि कुछ जगह सरफेस में सॉल्यूट भी ले रहा है। ठीक है, तो वही अगली लाइन लिखी हुई है, देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट रिड्यूस्ड। क्लियर है लाइन,
फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट रिड्यूस्ड। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो एस्केप हो पा रहे होंगे वो कम हो जाएंगे, वो कम होंगे तो वेपर्स कम निकलेंगे, वेपर्स कम निकलेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगला पैराग्राफ वही लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज करस्पॉन्डिंगली reduced, thus the vapor pressure is also reduced. Consequently, the number of solvent molecules escaping from the surface, escaping मतलब वो इवेपोरेट होने के लिए एस्केप करेंगे ना सरफेस से। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है, पता है कि नहीं? सरफेस बाय सरफेस इवेपोरेशन होता है। पहले ऊपर का सरफेस इवेपोरेट होगा, फिर नीचे का सरफेस होगा, फिर उसके नीचे का सरफेस होगा, यानी कि सरफेस बाय सरफेस इवेपोरेशन होता है। बॉइलिंग अलग चीज होती है, बॉइलिंग बल्क में होती है, पर इवेपोरेशन लेयर बाय लेयर होता है। तो टॉप लेयर में कुछ जगह सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ने ले ली, जिससे ओवरऑल सॉल्यूट के लिए जगह कम हो गई, तो अब सॉल्वेंट कम एस्केप हो पाएगा फ्रॉम द सरफेस, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो गया। क्लियर है दोनों पैराग्राफ? ठीक है। अब ये कितना कम होगा, कितने से कम होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने सॉल्यूट कितना डाला है। सोचिए आप दोनों ही अपना एग्जांपल लेते हैं कि आपके दोनों के पास पहले एक एक गिलास पानी था, तो दोनों का वेपर प्रेशर पहले सेम आ रहा था क्योंकि पानी पानी था बस। अब आपने 1 चम्मच नमक डाला, आपने 2 चम्मच नमक डाला, आपने सॉल्यूट ज्यादा डाला ना, तो उससे क्या होगा, आपके सरफेस में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, इनके सरफेस में सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी, या यूं कह लो सॉल्वेंट ज्यादा होगा इनके सरफेस में, इनके सरफेस पे सॉल्वेंट कम होगा, क्योंकि इन्होंने सॉल्यूट ज्यादा डाला है, तो इनका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, इनका भी कम होगा। इनिशियल वैल्यू से तो दोनों का डाउन होगा, बट इनका कम डाउन होगा, इनका ज्यादा डाउन हो जाएगा क्योंकि इन्होंने सॉल्यूट ज्यादा डाला था। यानी कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड कर रही है? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। अब निखिल आया, निखिल ने 3 चम्मच डाल दिया, उसका और लोअर हो जाएगा। मतलब प्योर सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर लेट्स से 50 mmHg था, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो इनका रेड्यूस होके हो जाएगा 40, इनका रेड्यूस होके हो जाएगा 30, इनका रेड्यूस होके हो जाएगा 20। समझ रहे हैं क्या? और ज्यादा सॉल्यूट डालोगे तो ये लोअरिंग और बढ़ती जाएगी, लोअरिंग बढ़ती जाएगी बोल रहा हूं मैं। समझ रहे क्या? ठीक है, तो वही लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। नेचर मतलब वो सॉल्यूट कैसा है वो तो बाद में सोचेंगे, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं क्या? लिख लीजिए, the decrease in the vapor pressure of solvent depends on the quantity of non-volatile solute, not on its nature. नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कैसा सॉल्यूट है। नेचर मतलब सॉल्यूट पोलार है कि नॉन पोलार है, कितना वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि वो नॉन वोलेटाइल है। वो क्या है? नॉन वोलेटाइल है, और वो जगह घेर रहा है सरफेस में। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसके लिए राउल्स लॉ क्या होगा? वहां पे आप क्या कर रहे थे? सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि वहां दोनों ही लिक्विड थे ना, तो P1 प्लस P2। अब यहां तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कुछ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? सॉल्वेंट के, हाँ P1 के। पूरा पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कोई वेपर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। समझ रहे क्या? सॉल्यूट बीइंग नॉन वोलेटाइल, उसका कोई वेपर नहीं जाएगा ऊपर, और जब उसका कोई वेपर ही नहीं जाएगा तो उसके कारण कोई वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा वेपर प्रेशर को बढ़ाने में। जो भी वेपर प्रेशर आपको दिख रहा है वो किसके कारण है? सॉल्वेंट के कारण है। ठीक है, तो राउल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन में लेट अस डिनोट, मैंने बताया था आपको, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ना।
कि सॉल्वेंट को हम 1 से डिनोट करेंगे और सॉल्यूट को 2 से। ठीक है, यहां तक मत लिखना, ये सब मत लिखना, सीधा यहां से चालू करेंगे। When the solute is non-volatile, only the solvent molecules are present in vapor phase and contribute to vapor pressure. लिख लो उसको, ये जरूरत नहीं है लिखने की, राहुल सर तो अपन पहले से लिख चुके हैं ना। और ये भी हमको पता है 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉल्यूट। तो ये 2 लाइन लिखो लास्ट की, व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। अगर हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही वेपर प्रेशर को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें सॉल्यूट का कोई हिस्सा नहीं होगा। डन। When the solute is non-volatile, only the solvent molecules are present in vapor phase and contribute to vapor pressure. क्लियर? एक एक वर्ड, एक एक लाइन समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? Let P1 be the vapor pressure of solvent, X1 be its mole fraction, P1 not be its vapor pressure in the pure state. तो P1 अब सिर्फ इतना ही लिखेंगे, वहां तो अपन P1 P2 दोनों लिख रहे थे ना, यहां सिर्फ किसके बारे में लिखेंगे? P1 के बारे में। लिख लो मैथमेटिकली let P2 be the vapor pressure of, sorry, P1 be the vapor pressure of solvent, X1 be its mole fraction and P1 not be its vapor pressure in the pure state. तो यहां पे ग्राफ भी फिर एक ही लाइन बनेगी ना, क्या बोलते हो? वहां तो 2 लाइन बना रहे थे अपन, क्योंकि वहां पे दोनों ही वोलेटाइल थे, ये P1 की लाइन बना दिए थे, ये P2 की लाइन बना दिए थे, याद है? बट यहाँ पे फिर लाइन भी एक ही बनेगी, बिकॉज वेपर प्रेशर एक के कारण ही हो रहा है। ठीक है, लिख लो, यही तो हमारा लाइन का इक्वेशन है, P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट X1, ये रहा लाइन का इक्वेशन, Y इज इक्वल्स टू mx। डन। बढ़ू आगे। एक कॉपी नहीं बनाया क्या पीयूष अभी तक? मैं तो मैसेज डाला था कि फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री होगी। डन। वैसे मैं कह रहा नोट्स प्रॉपर बन नहीं पाएगा, इसको आज ही कॉपी में लिखना है, ग्राफ। वेपर प्रेशर ऑन द y एक्सिस, मोल फ्रैक्शन ऑन द x एक्सिस। इसको क्या नाम दे दूं यहां पे? P1 नॉट। लिखा भी है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हो गया? चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं। लिख रहे हो क्वेश्चन? एक बार रीड कर लो, क्या बोल रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm.
ये क्या निकालने बोला? कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, मतलब क्या निकालने बोल रहा है आपको? हाँ, x1 x2 क्या निकालने बोल रहा है? x1 एंड x2। टोटल प्रेशर दे दिया है 600 mmHg, और ये जो ऊपर 450 और 700 वो क्या है? P1 नॉट P2 नॉट, है ना? दोनों का दिया है ना, दोनों आपके कंपोनेंट से। P1 नॉट इज 450, P2 नॉट इज, या जो भी, एक आपका P1 नॉट हो जाएगा, दूसरा P2 नॉट हो जाएगा, और ये P टोटल है। फिर जो लास्ट लाइन लिखी है उसमें क्या बोल रहा है? ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज y1 y2। सेम क्वेश्चन है जो अपन ने पीछे किया था, ट्राई करो उसको जल्दी से। फॉर्मूला क्या था हमारा? P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, यही था। इसके वो लिखे वैल्यूज। P1 क्या होता है? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 एंड P टोटल। अब देखो, अगर आप x1 x2 दोनों ऐसे लेके चलोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, देखिए एक इक्वेशन से दो अननोन कैसे निकाल लोगे? मैथ्स में इतना तो पढ़ते हो ना आप लोग, कि अगर आपके पास दो अननोन है तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। तो आप x1 और x2 को तो किसी एक टर्म में लिख सकते हो ना। इधर हाँ, या तो आप x1 की जगह 1 माइनस x2 लिख दो, या x2 की जगह 1 माइनस x1 लिख दो। दोनों में से एक को रिप्लेस करोगे तो आ जाएगा वैल्यू। अब समझे होगा? बनेगा? ट्राई करो जल्दी से। पी टोटल की जगह क्या आ जाएगा? 600। देखो टर्म समझ में आना चाहिए कि क्या जो वैल्यू दिया वो किसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? तभी तो आप फॉर्मूला पुट कर पाओगे। ये 600 की जगह नहीं तो आप यही पुट कर देते 450, पता नहीं चलता क्या दिया है। और यहां लिखा है ना टोटल वेपर प्रेशर इज 600, तो ये 600 हो गया। P1 नॉट को अगर आप 450 मान लो, इसको x1 ले लो, प्लस P2 नॉट इज 700, और इसको मान लो 1 माइनस x1। अब तो निकल जाएगा x1, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। जल्दी बताओ क्या आएगा x1, और एक बार x1 आ गया तो x2 निकल जाएगा। निकालिए। आप बताओ ना क्या आ रहा है, बताओ तो। 0.4, हाँ ठीक है। 0.4 तो दूसरा 0.6 हो जाएगा। x1 आया ना 0.4, हाँ। x1 इज 0.4 एंड x2 इज 0.6, वो आ जाएगा। तो फिर अब y1 y2 निकलेगा। और y1 y2 के लिए क्या होता है? आपको क्या चाहिए? दोनों का अलग अलग प्रेशर भी चाहिए ना y1 y2 के लिए। P1 P2 क्या होता है? y1 फॉर्मूला देखो, P1 इज इक्वल्स टू y1 इंटू P टोटल, यही था फॉर्मूला। एंड P2 इज इक्वल्स टू y2 इंटू P टोटल। P टोटल तो हमारे पास है, बट P1 P2 नहीं है ना, तो P1 P2 अब निकाल लो वैल्यू डाल करके। अब तो आपके पास x1 x2 आ चुका है ना, तो डालो इनमें वैल्यूज, P1 P2 आ जाएगा। अरे ऐसे क्यों दिख रहा है प्रणब? कुछ डाउट है तो पूछ अभी। ये क्लियर है सबको? ये x1 x2 आया सबका? तो सॉल्व करो ना बेटा। ये हो जाएगा 600, दिस इज 450 x1 प्लस 700 माइनस 700 x1। ठीक है, इसको इधर ले आओ, या इन दोनों को माइनस करके इधर ले आओ, और ये 600 को इधर। तो 700 माइनस 600 विल बी 100, और ये इधर आएगा तो 700, और ये इधर 450। तो कितना बचेगा आपके पास? 250 x1 बचेगा ऐसा।
तो x1 क्या हो जाएगा 100/250, दैट विल बी 10/25, तो 0.4। ये तो इजी था कैलकुलेशन। अब इससे इजी क्या कैलकुलेशन देगा? ठीक है, अब x1 निकल गया तो x2 कैसे निकालोगे? x2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1, दैट विल बी 1 माइनस 0.4, 0.6। एक्चुअली यहाँ पे a और b दिया है ना, तो आप लोग pa pb लेते तो ज्यादा ठीक रहता। यहाँ तो नाम दिया है ना a एंड b, तो अपन 1 एंड 2 ले लिए। सही तरीका होता कि आप a और b लेके ही सॉल्व करते। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, चलो ये वाला काम हो गया। ये अभी हमारा पहला पार्ट हुआ है, फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। अब वेपर फेस के लिए अपन को y1 y2 निकालना है। तो y1 y2 कैसे निकालोगे? y1 इज इक्वल्स टू p1 अपॉन p टोटल एंड y2 इज इक्वल्स टू p2 अपॉन p टोटल। p1 p2 निकालो। व्हाट इज p1? व्हाट इज p1? p1 नॉट इंटू x1। p1 नॉट कितना है हमारा? 450 इंटू 0.4, कितना आ रहा है ये? 180 mmHg। Okay, what about P2? P2 not X2, 700 into 0.6, 420 mmHg। ठीक है, अब यहां पुट कर दो वैल्यूज, तो y1 निकल जाएगा। y1 विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 600 एंड y2 इज इक्वल्स टू 420 डिवाइडेड बाय 600। ये नहीं भी करोगे तो 1 माइनस y1 करोगे तो निकल जाएगा। कितना कितना आ रहा है? 0.3। हाँ, ये 0 0 कैंसल, 1 ये हो जाएगा आपका 3 एंड, हाँ हाँ ठीक है, 3/10, 3/10 यानी कि वही 0.3। ठीक है, 0.3 बराबर, तो ये 0.7, 0.7 सही। तो ये वही एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है जो अपन ने कल किया था ना, बट ये थोड़ा ज्यादा इजी कैलकुलेशन, क्योंकि वहां पे तो आपको मासेस दिए हुए थे ना, आपने उन मासेस से मोल निकाले थे, याद है वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको कंप्लीट करके आने बोला था y1 y2 का निकालना, उसी के जैसा क्वेश्चन है, बट उससे थोड़ा सिंपल है। कैलकुलेशन के मामले में थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, पर कंसेप्ट तो वही है। ठीक है, अच्छा इसके पहले एक एक पॉइंट और लिखना, नोट करके लिखिए। नोट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इक्वेशन निकालते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अपन अभी क्या बोला था कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर है? सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि देखो, पीएस, पीएस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू x1, क्योंकि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x1 होता है, इंटू P1 नॉट। क्या बोलते हैं? सही है? अरे मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो भी वही है ना, PS इज इक्वल्स टू P1, आया ना? फिर राउल्ट लॉ से P1 की जगह x1 P1 नॉट लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है सबको, है ना? इसको मैं नीचे ले आता हूं, तो PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है आपको? x1। x1 का फॉर्मूला बताओगे क्या? x का फॉर्मूले में x आ जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? n1 अपॉन n1 प्लस n2। क्या होगा? n1 अपॉन n1 प्लस n2। फॉलो कर रहे हैं क्या यहां तक? आगे बढ़ू? अब दोनों साइड क्या करो पता है? 1 माइनस कर दो दोनों साइड में, यानी कि 1 माइनस PS अपॉन P1 नॉट, और यहां भी 1 माइनस n1 अपॉन n1 प्लस n2। कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है ना? दोनों जगह सेम चीज कर रहे हैं। इसको यहां पे लेके जाओ, तो P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू, ये क्या बचेगा? हाँ वेरी गुड, क्या बचेगा? x2। एक स्टेप उसने स्किप कर दिया ना, वैसे वैसे होगा क्या पहले? n1 प्लस n2 माइनस n1 अपॉन n1 प्लस n2। एलसीएम लिया ना n1 प्लस n2, यहां ये चला जाएगा n1 प्लस n2 माइनस n1, n1 n1 कैंसल,
क्या बचा, N2 अपॉन N1 प्लस N2, जिसको हम क्या बोलते हैं, X2। इसको बोलते हैं, अच्छा इसको भी पहले न्यूमरेटर को समझते हैं। न्यूमरेटर को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतने से तो लोअर हुआ है, मतलब P1 नॉट क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। यानी कि कौन सा, अगर मैं वो डायग्राम दिखाऊं आपको, तो डायग्राम में ये है P1 नॉट, हाँ या ना, और ये क्या है, PS। वेरी गुड। तो यहां क्या हुआ, कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, P1 नॉट। तो ये बड़ा है ना, तो इसको माइनस करूंगा इससे, तो क्या मिलेगा आपको, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या मिलेगा, इतने से लोअर हुआ है। मतलब मान लीजिए ये 100 होता और ये अब कम होकर के कितना हो गया, लेट से 70 हो गया, तो लोअरिंग कितना हुआ, 30 का। 30 का लोअरिंग हुआ है। कैसे निकाले, P1 नॉट माइनस PS करके, P1 नॉट माइनस PS करके। तो जो ऊपर का न्यूमरेटर अभी अपन ने लिखा ना, वो न्यूमरेटर को मैंने क्या नाम दिया है आपको, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्लियर है न्यूमरेटर। और जो नीचे डिनोमिनेटर में वापस से P1 नॉट है, अपन कंपेयर कर रहे हैं कि ओरिजिनल वैल्यू से कितना लोअर हो गया है, तो इस पूरे को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सिर्फ न्यूमरेटर क्या कहलाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये पूरा कंप्लीट क्वांटिटी क्या कहलाएगा, रिलेटिव, क्योंकि अपन कंपेयर कर रहे हैं उससे कि ओरिजिनल वैल्यू से कितना लोअर हो चुका है। तो अब पूरा क्वांटिटी को कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ रहे क्या, और ये किसके बराबर आ रहा है, तो ये हमारी इस लाइन को जस्टिफाई कर रहा है। कौन सी लाइन को, जो आपने एक थर्ड लाइन लिखी थी ना यहां पे, कि द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X2। समझ रहे हैं क्या, तो इस लाइन को अपन जस्टिफाई किए उस इक्वेशन से। समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो चलो उसको कंप्लीट करो, लिख लो उसको पूरा। हैंड डालो, आप लोग नोट करके लिख रहे हो क्या, नोट में क्या हैंड डाले हो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ तो लिखो नीचे, सीधा ये डायरेक्टली मत लिखो, नीचे लिखो, when a non-volatile solute is added, when a non-volatile solute is added, when a non-volatile solute is added, vapor pressure of solution, vapor pressure of solution, vapor pressure of solution becomes equal to vapor pressure of solvent, becomes equal to vapor pressure of solvent, becomes equal to vapor pressure of solvent. That is, पहले ये लिखना, that is PS is equals to P1. That is PS is equals to P1. आप नीचे लिख भी लो, where PS is vapor pressure of solution, where PS is vapor pressure of solution. ठीक है, अब उसी में P1 की वैल्यू पुट कर दो, नेक्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगा, PS is equals to X1 P1 नॉट। ये हम कैसे लिख पाए, फ्रॉम, वेरी गुड, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये लिख दिए। देखना आपकी बुक में हो सकता है ये 1 नहीं लेके चल रहा होगा। P नॉट मतलब वही है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, हाँ ये हो गया वाला। हाँ, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेप में P1 नॉट को नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, यहां से X1 बचे रहने देना, और अगले स्टेप में X1 की वैल्यू भी पुट कर देना, या उसी स्टेप में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ लिख सकते हैं। अब वो एक्चुअली में देखो, न्यूमेरिकल करते वक्त आपको ये सब गिवन रहेगा, तो आप N1 N2 से ही X2 निकालोगे। तो पता होना, जैसे भी आपने गलती करी ना, वहां पे X1 अपॉन X1 प्लस X2 लिख दिया, तो ये पता होना चाहिए ना हमको। ठीक है, डन। अगले स्टेप में दोनों जगह 1 माइनस कर दो, अब ये पूरा लिख लो यहां तक। फिर मैं इन दोनों के बारे में लिखवा देता हूं कि ऊपर न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं और कंप्लीट फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, ये अपन नीचे लिख लेते हैं। फिर लास्ट हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो यही बनना चाहिए, P1 नॉट या सिंपली P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू X2। ये है एक्चुअली फॉर्मूला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। ये वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है सॉल्यूट की क्वांटिटी पे, उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम और पढ़ेंगे। सॉल्यूशन की ही प्रॉपर्टीज है सारी, हमारा चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है। हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन की। तो ये प्रॉपर्टी का मतलब समझ गए ना आप क्या हो रहा है कि एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से उस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हो गई ना। ठीक है, डन, वहां तक हो गया। नीचे लिखेगा द क्वांटिटी पी नॉट माइनस पी एस, द क्वांटिटी पी नॉट माइनस पी एस is known as lowering of vapor pressure, is known as lowering of vapor pressure, and the quantity P naught minus Ps upon P naught, and the quantity P naught minus Ps upon P naught is known as relative lowering of vapor pressure, and the quantity P naught minus Ps upon P naught is known as relative lowering of vapor pressure. ठीक है, और इस पूरे डब्बे को डिफाइन करते हैं। अभी हमने ऊपर वाले को डिफाइन किया, इसको डिफाइन किया, अब पूरे डब्बे को डिफाइन करते हैं। इस डब्बे को कैसे डिफाइन करोगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बस यही है, लिख लो नीचे। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing a non-volatile solute, containing a non-volatile solute, containing a non-volatile solute, containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute, is equal to the mole fraction of solute, is equal to the mole fraction of the solute in the solution. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन लिखो, रिलेटिव लोअरिंग के लिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। हाँ क्वेश्चन न्यूमेरिकल। अभी तक अपन जो वेपर प्रेशर के क्वेश्चन कर रहे थे वो कौन से थे? लिक्विड इन लिक्विड वाला, जो आज भी अपन किए ना, वो y1 y2 निकालने वाला, x1 x2। ये दोनों के एग्जांपल कैसे थे? लिक्विड इन लिक्विड वाला, जो लास्ट क्लास में एंड किए थे, और आज जो अभी जस्ट इसके पहले किए, वो दोनों लिक्विड इन लिक्विड वाले क्वेश्चन थे। अब जो अपन एक क्वेश्चन लिखने वाले हैं वो सॉलिड इन लिक्विड वाला है, मतलब यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग पिक्चर में आएगा। ठीक है, हाँ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। ये क्या दिया हुआ है? पी नॉट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। ठीक है, ये आपने ले लिया एक गिलास पानी, उसका वेपर प्रेशर निकाल लिए। ये कौन सा है? वो हमारे डायग्राम का लेफ्ट वाला बीकर। अभी तक यही है ना, अभी तक यही लिया अपन। अब इसमें डालने वाले एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फुल स्टॉप डाल के लिखो 50 ग्राम ऑफ यूरिया, 50 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला बताओ तो। NH3 के बाद फिर जरूरत नहीं है उसको कुछ, NH2CONH2। एक एक H कम करो ना भाई, NH3 तो पहले से ही फुलफिल है, तो उसके साथ किसी को अटैच करो तो एक हाइड्रोजन कम कर दो ना, तो NH2CONH2। हाँ, 50 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 850 gram of water. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. अब ये बन गया सॉल्यूशन, और वेपर्स हो गए कम, वेपर प्रेशर हो गया कम, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन and its relative lowering, and its relative lowering, and its relative lowering, and its relative lowering। ठीक है, चलिए निकालिए।
क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लो। आपके पास पी नॉट दिया हुआ है, पी नॉट इज 23.8 mmHg मिला। पी नॉट क्या दिया हुआ है, 23.8 mmHg। और क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मास ऑफ सॉल्यूट W2, उसको क्या नाम देंगे। अब याद रखो 2 इज फॉर सॉल्यूट, 1 इज फॉर सॉल्वेंट। तो W2 दिया है कितना, 50 ग्राम। W1 कितना दिया है, 850 ग्राम। वेरी गुड। और दोनों का M1 M2 लिख लोगे, मोलर मास लिखो जल्दी से। पी नॉट गिवन है 23.8 mmHg। फिर आपको W2 गिवन है, यूरिया का मास 50 ग्राम, वाटर का मास गिवन है 850 ग्राम। व्हाट इज M1 एंड व्हाट इज M2, उनके मोलर मासेस कितना होता है, वाटर का 18 ग्राम और यूरिया का 60 ग्राम। निकाल चुके हैं पहले भी अपन 60 ग्राम। ये दोनों की जरूरत पड़ेगी ना अपन को N1 N2 निकालने के लिए। बिना मोलर मास के N1 N2 कैसे निकालोगे, है ना। निकालिए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन के लिए तो चाहिए ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए N1 N2। N1 will be what, W1 upon M1 and N2 will be W2 upon M2। 850 upon 18 and 50 upon 60। 0 0 कैंसिल, ये आएगा 0.82। एक और डिजिट 8 टाइम्स में जाएगा ना, 50 48 2 20 रिमाइंडर 6। हाँ हाँ 20 है ना, तो 6 सीधा 18 होता है ना। हाँ 2 नहीं आएगा, तो चलता रहेगा क्या फिर। हाँ 0.833 ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, नहीं 0 पॉइंट कैसे आ सकता है, बड़ा नंबर है ऊपर। क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, एटीन फोर सा 72 पार हो जाएगा। 4, हाँ 4 टाइम्स 47.22 47.22। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दो, 47.22। ये भी 0.83 ले लो, क्योंकि बार बार तो 3 रिपीट ही हो रहा है ना, पॉइंट के बाद दोनों के पास 2 डिजिट है। किसको, नहीं नहीं, उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, उसी ने तो आपका वेपर प्रेशर कम किया है, उसको कैसे नेग्लेक्ट कर दोगे। हाँ ठीक है, वो मेरे से पूछ लेगा। हाँ चलो, तो आपको निकालना क्या क्या क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड पीएस एंड यू हैव टू फाइंड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ x2। अरे हाँ, है ना, अभी तो डिराइव किए ना, तो आपको x2 निकालना एक्चुअली। तो निकाल लो पहले, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, विच इज x2। और x2 क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। देखो इसलिए मैं N1 N2 के फॉर्म में लिखवाया था ना इक्वेशन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो चीजें मोल्स के फॉर्म में दी रहती है या मास के फॉर्म में दी रहती है। तो पहले अपन ने मास को मोल में कन्वर्ट किया, मोल से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। रख दीजिए वैल्यूज, 0.83 डिवाइडेड बाय 47.22 प्लस 0.83। ऐड करके डेसिमल हटा देना, फिर डिवाइड तो करना पड़ेगा। 0.83 अपॉन कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 3 + 2 5, 8 + 2 10 का 0 कैरी 1, हाँ 48.05। पॉइंट्स हटा देना,
83 डिवाइड बाय 4805 करो, 0.0 कुछ आएगा। 83 डिवाइडेड बाय 4805, तो पहले तो जाने से रहा है ना, फिर एक जीरो लगाने के बाद भी नहीं जाने वाला, एक जीरो लगा तब जाएगा, यानी कि 0.0, हाँ 1 बार में ही जाएगा, बराबर 4805। अब 4 8 32, पर वो 800 भी है ना, हाँ 7, ठीक है, 0.017। ये हो गया रिलेटिव लोवरिंग। अपन को लोवरिंग भी निकालना है, पीएस कितना होगा, पीएस निकालो, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट की वैल्यू आ गई हमारी 0.017। ये एक पार्ट आ गया ना, क्वेश्चन में हमने दो चीजें पूछी है, एक पूछा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा कम होकर के, और रिलेटिव लोवरिंग कितनी होगी, तो ये रिलेटिव लोवरिंग निकल चुकी है, अब पीएस निकालना है। तो पी नॉट आपके पास गिवन है, पीएस निकल जाएगा, रख दो वैल्यूज, कितनी दिया वैल्यू मैंने 23.8, 23.8 माइनस पीएस अपॉन 23.8 इज इक्वल्स टू 0.017, मल्टीप्लाई एंड देन माइनस, जल्दी करो, पीएस विल बी इक्वल टू 23.8 इंटू 0.017, एक सेकेंड, हाँ ये हमारा आंसर है, समझ रहे हैं, हाँ उसको वहां मल्टीप्लाई करोगे फिर इधर लेके आओगे ना, कितना आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, जल्दी बताओ, ये 23.8 माइनस 0.3846, माइनस कर दो इधर से, 0.4 भी कर सकते हो उसको, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या बचेगा 23.4, अरे इस पूरे को अगर 0.4 बोल दूं मैं, तो 0.4 माइनस करोगे ना, तो 23.8 में से 0.4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 23.4, तो कितने से कम हुआ प्रेशर, 0.4 से कम हुआ, अरे पहले 23.8 था, 50 ग्राम यूरिया डालने के बाद कितना हो गया 23.4, कम हुआ ना, ये गलत है क्या, अच्छा मतलब सही, वो आप 8 की जगह 0 बोल रहे हो, वो 4046 बोल रहा है, 4046 आ रहा है, 0.4046, हाँ तो ठीक है, 0.4 माइनस करी थे ना अपन वैसे भी, समझ गए क्या निकाले अपन, मतलब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 23.8 होता है, उसमें 50 ग्राम यूरिया डालने से कम होकर कितना हो गया 23.4, ये एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और ये जो अपन ने निकाला कि सर ये 0.017 क्या, ये रिलेटिव लोवरिंग है, यानी कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये वो वैल्यू है, ठीक है, पर प्रेशर अब कम होकर के कितना हो चुका 23.8 से 23.4, मतलब अगर मैं वो बीकर दिखाऊं ना आपको, तो बीकर के हिसाब से ये वैल्यू थी 23.8 और ये वैल्यू कितनी है 23.4, समझ गए क्या, है ना, और जो अपन 0.017 निकाले वो रिलेटिव लोवरिंग है, विच इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, मतलब आपने वो आपने वो जो जितना लोवरिंग हुआ था, कितने से लोवरिंग हुआ है 0.4046 से, इतने से लोअरिंग हुआ ना, उसको आपने डिवाइड किया है वापस से 23.8 से, तब जाकर आया है 0.017, क्लियर है ये, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था, तो आपको ना क्वेश्चन रीड करके वो सारी वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है, 50 ग्राम यूरिया है तो उसको क्या लेना है,
वो आपका सॉल्यूट है, तो उसका मास दिया है, तो उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तब N2 आएगा। फिर N2 से X2 निकालेंगे। X2 ही तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या क्या निकाले अपन ने सॉल्यूशन का नया वाला वेपर प्रेशर निकाला सॉल्यूट डालने के बाद, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डाल के छोड़ दीजिए। आइडियल सॉल्यूशंस, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए, थैंक यू।